स्टार्ट करते हैं। कल हमने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, ठीक है? हो गया? एक होमवर्क था आपका फॉर्मल चार्ज का, जिसमें हमने एक आपको एग्जाम्पल करवाया था NH4 का, NH4 आयन का करवाया था। इसमें बेटा एक माइनर मिस्टेक थी, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। नाइट्रोजन में बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 होते हैं। 4 हाइड्रोजन एटम से इन्होंने बॉन्ड कर लिया था, और इस पे आयन था एक पॉजिटिव, एक आयन पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव आयन होने के साथ में जो ये इलेक्ट्रॉन है वो नेग्लेक्ट हो गया, और हमारा फॉर्मल चार्ज का जो फार्मूला था बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने थे माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बाद में टोटल नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें नाइट्रोजन के बैलेंस कोष में, मतलब बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 होते हैं। माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें एक भी है नहीं है ना, क्योंकि सभी बॉन्ड हो गए हाइड्रोजन से, बॉन्ड हो गए, तो इसलिए यहाँ पर 0 -1/2। और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की टोटल नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 तो शेयरिंग हुई है नाइट्रोजन की और 4 हाइड्रोजन की, तो टोटल 8 है, तो हमने यहाँ पर 4 कर दिया था, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा आपका 4, और 5 में से 4 जाएगा तो आपका प्लस का 1 आएगा फॉर्मल चार्ज। ये आंसर है बेटा। तो जिसका क्या सभी का होगा, सब लोग सही कर लें, ठीक है? इसके बाद में आपको हमने कार्बोनेट आयन का होमवर्क दिया था कि इसमें सेंट्रल एटम जो है, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ कार्बोनेट आयन। तो इसके कार्बोनेट आयन में कितना आया है, किसका फॉर्मल चार्ज बताओ बेटा? कार्बन एटम का आए थे कल, आपको पता नहीं। देखो फॉर्मल चार्ज जो होता है, इसका फार्मूला ये होता है, इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक? और एस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर, ये शेयरिंग मतलब बॉन्ड पेयर वाले, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला है इसका। इस फार्मूले के बेस पे हमने देखो नाइट्रोजन में 5 होते हैं, बैलेंसी नाइट्रोजन की 5 होती है, 2,5, तो बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, बी मतलब कुल, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है क्योंकि 5 होते हैं, जिसमें से 4 अपने आप से हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, तो 0 हो गया। 1/2 फार्मूला में दिया हुआ है। एस मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयरिंग, तो टोटल शेयरिंग चाहे हाइड्रोजन की हो या नाइट्रोजन की हो, तो टोटल को काउंट कर लिया, टोटल 8 हुए, 8 लिख दिए, काट पीट के आपका आंसर आ गया।
ठीक है, तो सेंट्रल एटम का कार्बन का कितना आया, किसका बताओ, कितना आया, 0 हमारा, ये कैसे आ गया आपका 3 रॉन्ग हो गया, निकाला, अरे निकाल दो, बहुत समझ में नहीं आया, आप नहीं आया देखा, इसका 0 है बेटा, उसका सही है। कार्बोनेट आयन में सेंट्रल एटम जो कार्बन है, ठीक है, इसका जो फॉर्मल चार्ज आएगा 0, क्योंकि कार्बोनेट आयन में आपका बैलेंस, टोटल बैलेंस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेटा कितने होंगे, 0। यहाँ से ही अंदाजा लगा सकते हो कि 4 हैं, 3 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के 2, एक लोन पेयर देते जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक, -1/2, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डेड। तो इस बेस पे 4 - 4 यानी कि फॉर्मल चार्ज कार्बन का आ जाएगा 0। सही कर लें सभी लोग अपना, और कार्बोनेट आयन का सेंट्रल एटम का भी सही कर लें। इसका देखो इस तरीके से बनेगा, C ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये आपका ऑक्सीजन, 4 होते हैं आपके बेटा, 1 2 3 4, इसमें 6 होते हैं, याद आ बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस और इधर माइनस, ये होता है आपका, ठीक है। -2 चाहे इधर लगा दो या ऊपर लगा दो, ठीक है। अब ये 4 हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक माइनस है, एक आके जुड़ जाएगा, एक आकर जुड़ जाएगा, और इस वाले को मान लो सपोज करो कि 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये दोनों की बॉन्डिंग हो गई, दोनों की बॉन्डिंग हो गई, एक इधर से हो गया, एक इधर से हो गया, तो इसलिए बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोई सा भी नहीं बचा, इसलिए 0 हो गया। 1/2 मल्टीप्लाई 8, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो 8 इसलिए हो गए, 2 2 4, 2 6 और 2 8। इस वजह से जो सेंट्रल एटम है कार्बन का, उसमें फॉर्मल चार्ज 0 आया, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज ये है कि एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड में है, ये वाला ऑक्सीजन जो है, मान लो यहाँ पर हमने ए कर दिया, ए ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड में है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है, और ये दोनों है जो सिंगल बॉन्ड में है। अगर हम ये कहें कि कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इन कार्बोनेट आयन, तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज क्या होगा, बताओ बेटा, कैलकुलेट करो। हम ये पूछ रहे हैं बेटा कि आपका जो कार्बोनेट आयन है, यस, ये आपका कार्बोनेट आयन है, तो इसमें से हमें फाइंड आउट करना है फॉर्मल चार्ज और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इन कार्बोनेट आयन, ठीक है। फॉर्मल चार्ज डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का ज्ञात करना है, इसमें 3 है, उधर से सर इधर बैठे। फॉर्मल चार्ज डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का करना है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 3 है, 3 में से 2 ऑक्सीजन हमारे क्या है, सिंगल बॉन्ड से हैं, और एक
डबल बॉन्ड से है। इसी तरह अगर हम कहेंगे कि फाइंड आउट फार्मल चार्ज ऑफ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम इन कार्बोनेट आयन, तब क्या होगा बताओ जल्दी, कल तो काफी लोग थे। क्या क्या आएगा ऊपर वाले का? देखो पहली बात ये है कि आपका फार्मूला फार्मल चार्ज का ये है V माइनस एल माइनस 1/2s, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की बात अगर हम करें, फार्मल चार्ज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कितने होंगे? 2। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 4 हो गए, माइनस 1/2 और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 से 2 गया 6 माइनस 4 माइनस 2 यानी कि 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपका जो कार्बोनेट आयन का डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है एटम है उसका फार्मल चार्ज भी 0 होगा। अगर हम सिंगल वाले की बात करें, दोनों सिंगल है तो एक का निकालोगे दोनों का निकल जाएगा। जब सिंगल वाले की बात करेंगे हम बेटा, तो फार्मल चार्ज सिंगल ऑक्सीजन, जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस इसमें लोन पेयर कितना होगा? 2 होगा, ये 6 होगा, ये 4 होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इसमें देखो बेटा, एक तो यहाँ से हो ही गया, जब एक ये हो गया माइनस के साथ में एक हो गया तो 4 ही तो बचा, 4 बचा, माइनस 1/2 और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 4 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 5 तो प्लस का 1। तो जो कार्बोनेट आयन का जो सिंगल बॉन्डेड है दोनों इलेक्ट्रॉन, उनका फार्मल चार्ज +1 आएगा। माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा, चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। कौन सा? 4 है ये, होते हैं 6, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए पूरे। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस के साथ भी तो एक जुड़ेगा, तो एक यहाँ से इस माइनस के साथ में आगे चला गया, 4 ही बचे थे। अगर इसको भी काउंट करोगे तो कैसे काउंट कर लोगे? क्योंकि लोन पेयर तो हमारा पेयर वाला होता है। वैसे तो 5 हो रहे हैं तब भी तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फर्स्ट यहाँ से है, यहाँ से, ठीक है। इसको ना समझ में आया हो तो बेटा बताए। 2 एग्जाम्पल हमने दिए थे कोवालेंट बॉन्ड के, हजाम्स रूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो जो मिस्टेक हो गई है वो क्लियर हो गई होगी आज फार्मल चार्ज में। कैसे बैठे इधर बैठो, बहुत पीछे वाली बीच लाइन में देखो, वो अकेला बैठा है।
इधर से जाओ ना, पीछे। हो गया बेटा? नेक्स्ट वाला कर लो। नहीं देखा? हो गया? नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल जो हमने खजांस रोल का दिया था, कौन सा था बेटा? LICL, NaCl, LICL, NaCl, KCl और RVCl। इसमें हमें कोवैलेंट कैरेक्टर बताना है किसका ज्यादा है और किसका कम है। इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी हो उससे निकल आएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालोगे तब भी निकल जाएगा सबसे ज्यादा वाला या सबसे कम, और इंक्रीजिंग करोगे तब भी निकल आएगा। तो इसका भी हमने पॉइंट्स बताए थे जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में किसका ज्यादा है किसका कम है। आयनिक बॉन्ड में हमारे देखो एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, और ये हमारा है कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है? कैटायन का साइज और चार्ज इन दो पे डिपेंड करता है। अगर हमारा कैटायन का साइज क्या होगा? लो, तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या रहेगा बेटा? हाई रहेगा। और एनायन का साइज कैसा होना चाहिए? मोर मतलब ज्यादा। ये कैटायन और एनायन की क्या थी? कंडीशन थी कोवैलेंट कैरेक्टर पे। दोनों में डिफरेंस है। कैटायन का साइज अगर कम होगा, अगर कैलकुलेट कैटायन से करते हैं हम, ठीक है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर एनायन का साइज से करते हैं तो इसका ज्यादा होगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। चार्ज दोनों का ज्यादा होना चाहिए। दोनों का अगर चार्ज ज्यादा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। ये कंडीशन थी। ये हमने आप लोगों को दिया था होमवर्क में। इसमें देखो Cl कॉमन है, Cl कॉमन है, तो Cl से हमें कोई मतलब नहीं रह गया। अब बात करते हैं Li, Na, K और Rb से। अब इसमें ये देखो कि चार्ज दोनों का, चार्ज की अगर बात करें Li, Na, K और Rb, ये चारों जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल जो भी समझो, ये फर्स्ट ग्रुप के हैं। तो जितने भी फर्स्ट ग्रुप के हैं उनपे चार्ज क्या होता है? प्लस का 1 होता है। तो इसका मतलब चार्ज सब में सेम है, तो चार्ज से हमारा नहीं निकल सकता। फिर हम कंडीशन करेंगे साइज की। साइज में क्या होता है कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाता है। तो लिथियम का कम है, फिर सोडियम से पोटेशियम का ज्यादा, क्योंकि इसका 19, फिर रुबिडियम का। तो इस हिसाब से हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ये हो गया। ठीक है? इसमें रुबिडियम क्लोराइड जो है ये मोस्ट कोवैलेंट है और लिथियम क्लोराइड लेस्ट कोवैलेंट है।
एक एग्जाम्पल और दिया था, इसे नोट कर लिया सबने? एक एग्जाम्पल बेटा हमारा था जिंक क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, यही तो था। इसमें हमें क्या निकालना है? मोस्ट कोवेलेंट कौन सा है? इन दोनों एटम्स में मोस्ट कोवेलेंट कौन सा है? इसकी कंडीशन थी, कौन सी वाली थी बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्यूडो नोबेल गैसेस, यही तो थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्यूडो नोबेल गैसेस, जो हमारा कौन सा होता है? NH2, NP6 और ND10 ज्यादा होता है किससे? नोबेल गैसेस से। किस केस में? कोवेलेंट कैरेक्टर, फाइंड कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने में, ये कंडीशन है इसकी। बताओ बेटा इसका कौन सा है? इसकी तो हमने ट्रिक भी बताई थी। छह एटम्स तो थे केवल, 6 में से जो आ जाए वो मोस्ट कोवेलेंट होगा। इसका आंसर जिंक क्लोराइड होगा। कौन कौन से बताए थे हमने? कॉपर, सिल्वर, आयरस, जिंक और कैडमियम, मरकरी, ये 6 बताए थे। निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 हैं, देख लो जो भी ज्यादा हो। स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप से ऐसे टाइम की बचत हो जाएगी। ठीक है, नोबेल गैसेस का बेटा ये होता है NH2 और NP6। ठीक है, जब यहाँ पर ये वाला फॉलो हो तो उसकी जगह पे ये वाला ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसे नोट कर लो, आप लोग नहीं आए थे इसके अकॉर्डिंग। क्या इसका साइज तो कम नहीं है, साइज ज़्यादा है। साइज जिसका कम, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो साइज इसका कम तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा। अच्छा ये इसमें, हाँ इसमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का है ना, ये इस तरीके से रहेगा बेटा, जिसका साइज लो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ये कंडीशन है। अच्छे को तुमने बता दिया, मतलब बोल हम कुछ रहे हैं और लिख हमने कुछ दिया। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड बोला हमने सही, लेकिन वहां पर वो हो गया। हाँ ठीक है, बोला हमने सही था, तो वहां पर वो हो गया।
इसके बाद में बेटा यहीं पे एक कंडीशन और आती है, बैठ जाओ बेटा। शांत रहो। एक कंडीशन और आती है इसे फैजांस रूल में, तो गर्मी सबके लिए है बेटा, अकेले तुम्हारे लिए नहीं। इसमें कंडीशन एक ये होती है कि जब हमारा कोवालेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, जब हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, देन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी ये सभी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ये सभी कम होंगे, ये सभी लो कम हो जाएंगे। ये भी एक, अब इसी में भी कोई से भी जो भी होंगे, आपका NaCl है, MgCl, जैसे अभी आपने जिंक वाला देखा था, अगर इसका हम कहेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट किसका कम है किसका ज्यादा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, जिंक का। जब इसकी मेल्टिंग पॉइंट की या बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो वो कम होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट साथ में सॉल्युबिलिटी, विलेयता जिसे कहते हैं, वो कम होगी, ठीक है। बट जो डार्क कलर होगा वो ज्यादा ही होगा। इन जो यौगिक है, ये यौगिक हैं, इन यौगिक में एक कलर है, तो उसका जो कलर है वो डार्क होता चला जाएगा। जो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा जिसका होता जाएगा, कलर डार्क होता चला जाएगा। इसको नोट करो, फिर इससे संबंधित क्वेश्चन करवाते हैं। एक आया हुआ भी होगा, आप लोगों को पता भी होगा। जब हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी कम होगी और कलर जो डार्क वाला है, डार्कनेस, वो ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। हो गया बेटा नोट? अभी को क्वेश्चन आएगा तब रिपीट करेंगे, तुम ही बताओगे। तुमने कॉपी में नोट किया है? पहले कॉपी में दिखाओ हमें। कॉपी में एक बार लिखो तब पता चल जाएगा। बेटा क्वेश्चन इस तरीके से है, विच कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन FeOH का होल क्यूब एंड FeOH का होल ट्वाइस। ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा है, बताओ बेटा। क्या है, एक बार दो बार, तीन चार बार बोला है, ऐसे केवल बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। रिपीट करने के लिए मगर दौड़ना कर रहा है बेटा। हमने कहा क्वेश्चन आएगा तब रिपीट हो जाएगा। तुम बात समझते हो? अपने आप में तो डिस्टर्ब होते हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हो।
बेटा बताओ इसका क्या होगा? FeOH का होल 3 और आपका FeOH का होल 2। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है बेटा, Fe+3 और Fe+2। तो जिसका कोवालेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। और तो कोवालेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा किस बेस पे पता चलेगा हमारा? चार्ज के बेस पे। चार्ज किसका ज्यादा है? Fe3 का। तो कोवालेंट कैरेक्टर जब इसका ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। आपका ये रहेगा, जिसका कोवालेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, ये आपका फार्मूला है कि कोवालेंट कैरेक्टर जिसका ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। ठीक, अब यहाँ पर ये भी बताया था कि चार्ज ज्यादा है तो कोवालेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो फिर इसमें चार्ज इसका ज्यादा है तो कोवालेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी लो होगी और इसकी ज्यादा होगी। ये ठीक है बेटा। इधर हो गया। बेटा इसका एक क्वेश्चन ये है जो डार्क कलर से रिलेटेड है, डार्क कलर से रिलेटेड क्वेश्चन। Which of the following compound is increasing order of dark color? कंपाउंड हमारे इस तरीके से है बेटा, AgF, AgCl, AgBr और AgIO। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इससे पहले इसका जो सलूशन है वो लिखवाया ही था। उस बेस पे सबसे पहले आप लोगों को क्या ज्ञात करना है कि कोवालेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, और जिसका कोवालेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका डार्क कलर भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपका होता है कलरलेस, ये आपका होता है वाइट, ये येलो, ये डार्क येलो। ठीक है, ये हमने पहले लिख दिया, वैसे बाद में लिखना है। कौन सा कलर ज्यादा होगा ये कैसे पता चलेगा? इसका कोवालेंट कैरेक्टर देखो किसका ज्यादा है। देखो ये हमने लिख दिया, वैसे ये बाद में लिखा जाता। ठीक है, क्योंकि हम समझा रहे हैं।
देखो इसमें Ag और Ag कॉमन है, मतलब Ag पे प्लस चार्ज होता है Ag पे प्लस चार्ज होता है, मतलब ये कैटायन है, तो हमें इससे कॉमन है, तो इससे हमें कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं ज्ञात करना है। कोवेलेंट कैरेक्टर हमें हाइड्रोजन फैमिली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से कैलकुलेट करना है। ठीक है, चार्ज कॉमन है सब पे, तो इसके भी चार्ज से नहीं होगा। साइज से करेंगे, साइज फ्लोरीन का कम है, आयोडीन का ज्यादा है, और एनाइन के केस में जिसका साइज ज्यादा होता है कोवेलेंट कैरेक्टर उसका ज्यादा होता है। तो जब जिसका ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर, तो उसका कलर भी ज्यादा डार्क होगा, इसलिए कलरलेस, व्हाइट, येलो, डार्क येलो ये होगा। ये अब लिखना था हमें, हमने पहले लिख दिया आपको ये इस तरीके से। पहले लिखने के बावजूद भी आप लोग नहीं बता पाए कि कौन सा ज्यादा है। जिसका डार्क कलर ज्यादा, डार्क येलो, ये कलरलेस है, तो यहीं से अंदाजा लग रहा है कि कलरलेस से कहाँ जा रहा है, डार्क कलर की तरफ। तो कौन सा ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर? ये होते हैं, आपने सुना होगा जब आपने एक आइडोफार्म रिएक्शन सुनी होगी, इंटर में पढ़ी होगी आइडोफार्म रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेट जो आ जाता है, कौन सा वाला, लास्ट वाला कलर, तो वो वहां पर रिएक्शन आप करोगे कि जैसे मान लो सोडियम का कैसा है और इसके साथ में आप मिला रहे हो, एक्सपेरिमेंट जब करोगे तब पता चलेगा ना। यहाँ पर बताओ कैसे बता दूं मैं। यहाँ पर जैसे मान लो पता है कि हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो उसका कलर ज्यादा होगा। जब आइडोफार्म रिएक्शन करते हैं तो कहते हैं कि व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, ये येलो प्रेसिपिटेट आ गया, कहते हैं क्या? सिल्वर क्लोराइड जब आता है तो जो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है ठोस, आयनिक कंपाउंड हमारे ठोस होते हैं, तो ठोस के लिए हम नीचे लगा देते हैं कि प्रेसिपिटेट है, ये नीचे अपक्षेप आ गया, गैस ऊपर उड़ गई, यही तो एरो लगाते हैं। तो ये सब आयनिक कंपाउंड ठोस में है। इसका डार्क येलो कलर होता है, इसका येलो होता है, ये व्हाइट कलर में आता है जब इन दोनों का मिक्सअप होता है। ये तो आप जब चीनी को मिलाओगे पानी में तो आपको पता चलेगा चीनी का रंग कैसा हो गया कैसा नहीं हो गया, एक्सपेरिमेंटल वो है। ठीक है, हो गया बेटा ये। अब बेटा बात करते हैं हम डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट, विध्रुव आघूर्ण जिसे कहते हैं। ये आपका फिजिक्स में भी है, फिजिक्स में पढ़ लिया। डाइपोल मोमेंट नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा, ये डाइपोल मोमेंट। जैसे देखो इसके नाम से डिपेंड क्या हमें पता चलता है, डाइपोल मतलब दो पोल है ना, पोल मूवमेंट या ध्रुवण घूमना, यही तो है। तो डाइपोल मूवमेंट में क्या है कि पोल पे कौन से एलिमेंट से या तत्व का जो ध्रुवण हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस कंडीशन को हमें पता चलता है। इसकी सिर्फ दो कंडीशन जो है पता चलती है, एक पोलर की कि कौन सा कंपाउंड हमारा पोलर है और कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है। ठीक है, दूसरा ये है कि डाइपोल मूवमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से, ये है। और इसका जो फार्मूला होता है बेटा, म्यू बराबर क्यू अपॉन डी या आर। ये दो एलिमेंट हैं, जैसे मान लो आपका ए और बी, तो ये इसके बीच की दूरी आर मान लो या डी मान लो, और एक पे माइनस आंशिक धनावेश और आंशिक क्यू जो है चार्ज को डिनोट करता है, डी और या आर दूरी को। ठीक है, म्यू आपका डाइपोल मोमेंट ये है। हमारा जो केमिस्ट्री में
एलिमेंट्स का सिर्फ हमें क्या ज्ञात करना है, पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। ये इस तरीके के सवाल अगर आते भी हैं तो आपका ये फार्मूला लगा देना है। इसमें आपको डिस्टेंस दी हुई होगी, दूरी, ठीक है, और दूरी ये आपका चार्ज है बेटा प्लस और माइनस का है। अगर मान लो किसी का भी व्यास दिया हुआ है, व्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या का दूरी, तो एक चार्ज आप जब ज्ञात करेंगे तो उसका आधा हो जाएगा। जैसे मान लो ये आपका एटम्स है आर ये यहां से यहां तक का हुआ, ठीक है। जब आपका ये है यहां से यहां तक की दूरी ये आर है, ठीक है, ये बी है और आपका ये है। इसे आर ए कह लो, इसे आर सी कह लो। आर सी मतलब कैटायन और आर ए मतलब एनायन। ऋणावेश का ऋणावेश की तरफ की जो भी दूरी है वो, और पूरे की अगर कहेंगे तो पूरे की आपके ये रहेगा। जब आवेश की बात करेंगे तो आपका आवेश QC और QA ये रहेगा। QC मतलब कैटायन का, QA एनायन, तब जाके ये फार्मूला लगेगा। वैसे ये थ्योरी उसमें मान लो आपका क्वेश्चन आया, ये फिजिक्स में आएगा, हमने क्या कहा फिजिक्स में इसके बेस पे आएगा। केमिस्ट्री में आपको क्या बताना है कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, कौन सा कंपाउंड, जैसे मान लो आपका अमोनिया हो गया, H2 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, Cl2 हो गया, इसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि ये नेचर को डिनोट करेगा, कंपाउंड के नेचर को, एलिमेंट्स के नेचर को, कौन सा एलिमेंट्स कैसा है कैसा नहीं है, ये अभी हम बताएंगे, ठीक है। और ये क्या है कि जैसे ये पोल है ना, अब एक पोल से एक तरफ जा रहा है, दूसरे पोल से दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि जैसे मान लो ये आपका H है, ये Cl है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि जो इसे एक केमिस्ट्री में डिनोट करते हैं, जैसे म्यू, तो इसका एक सिंबल आ गया। जब हम किसी एलिमेंट के द्वारा जैसे लुईस स्ट्रक्चर करते हैं तो डॉट से दर्शाते हैं, ऐसे ही जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डाइपोल मोमेंट को दर्शाने के लिए हम इस तरीके से दर्शाएंगे इसका। और ये जब आयरो है ये क्लोराइड आयन की तरफ जाएगा, आयरो का जो हेड है ये क्लोराइड आयन की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये है तो ये इस तरीके से जाएगा, तो इसका ध्रुवण जो है वो क्लोराइड आयन की तरफ जा रहा है। सिर्फ क्लोराइड आयन की तरफ जाएगा, मतलब नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ जाएगा। हमने ये एग्जांपल लिया तो ये प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। डाइपोल मोमेंट का जो भी आप करोगे तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड की तरफ ये जाएगा। मतलब आपका मूव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक बात बेटा सही से ध्यान से सुनिए, हमारी अगर म्यू की वैल्यू 0 आती है, म्यू की वैल्यू 0 आती है, तो जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो नॉन पोलर होगा। जो भी एलिमेंट होगा हमारा नॉन पोलर होगा, ठीक है। जब हमारा म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो हमारा पोलर होगा। नॉन पोलर का मतलब ये है कि उसमें कोई ध्रुवण ही नहीं है भाई। जब 0 आया तो कोई ध्रुवण नहीं है, और 0 नहीं है इसका मतलब यहाँ तो प्लस, मतलब 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, कुछ तो पॉइंट में इसके डिजिट में आंसर होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का 1.84 होता है, इसे डी से डिवाइड यूनिट वाई से करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो डिवाई होती है। डाइपोल मोमेंट की यूनिट जो होती है डिवाई होती है, ठीक है। और डिवाई के साथ साथ जैसे ये फार्मूला है QD, तो इसके साथ में इसकी Q का मतलब कूलाम है,
मीटर, कूलाम मीटर भी, मात्रक यूनिट जो भी कहेंगे, ठीक है। और ये राशि कैसी है, क्वांटिटी इसकी कैसी होती है, वेक्टर, इसकी क्वांटिटी वेक्टर होती है। जब वेक्टर है तो क्या होगा इसमें, वो डायरेक्शन भी होगी और क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। ठीक है। डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। किसी भी तत्व की नेचर को ज्ञात करने के लिए ये हमें क्या बताएगा, पोलर और नॉन पोलर, ध्रुवीय या अध्रुवीय, ठीक है। फार्मूला हमारा म्यू, डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू आवेश अपान दूरी, सॉरी मल्टीप्लाई दूरी, जिसके अकॉर्डिंग हमने इसकी यूनिट निकाली थी, बेटा शांत रहो, डिवाई या कूलाम मीटर, सी का मतलब कूलाम मीटर, ठीक। डिनोट म्यू से, और जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को जब यूनिट करेंगे तो इस तरीके से जो तीर होगा बीच में स्लैश, मूव टू इलेक्ट्रॉन, और ये जो तीर जो जाएगा वो मूव करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड की तरफ, जो भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, ठीक है। म्यू का मान जब 0 होगा तो हमारा एलिमेंट्स होगा नॉन पोलर, म्यू का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो होगा हमारा पोलर, ठीक है। अब क्वांटिटी इसकी वेक्टर होती है, इसका मतलब इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होगा। ये पॉइंट नोट करो, फिर इसके एलिमेंट्स सारे बताते हैं। बताया कि आर तो जो डिस्टेंस है ना पूरे एटम, पूरे मॉलिक्यूल की डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डी डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी को मीटर से ही करते हैं और आवेश को कूलाम से। कोई विरत थोड़ी ना दे रहे हैं, विरत में डायमीटर होता है, सर्किल में तो उसमें डायमीटर होगा, यहाँ पर डिस्टेंस की बात होगी। इसमें R जो आप जैसे D है और जैसे R कह रहे हो अगर, तो R इसमें जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, उस केस में ले सकती हो। जैसे यहाँ पर HCl है, एक ही तरफ जा रहा है तो D लोगे, यहाँ R लो, कुछ भी लो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम BeCl और इधर भी Cl लेंगे तो यहाँ इसकी दूरी अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो टोटल चार्ज करेंगे तो इसकी दूरी दोनों निकाल के और इसका चार्ज जितना होगा इसका चार्ज जितना होगा करके तब हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए उसे हो गया। जब अपने आप से लिख लोगे तो थोड़ा क्या बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि हमने ये इस बात को यहाँ पे ये लिखा, क्योंकि एजुकेशन में एक बात है ना, एजुकेशन में देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका आइडियो, एक होता है आपका वीडियो, और एक होता है आइडियो और वीडियो। आइडियो मतलब कोई भी चीज आप सुनते हो तो वो ज्यादा समय तक अपने माइंड में रख पाते हो, नहीं ना, नहीं रख पाते।
अगर मान लो ये कुछ बोल के बताए स्टडी का ही क्वेश्चन और आप उसको सुन लो तो कितनी देर तक याद रख सकते हो? नहीं ना। वीडियो अगर आप केवल वीडियो देख रहे हो उसमें ऑडियो नहीं है तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। और ऑडियो वीडियो अगर दोनों हैं तो वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, है नहीं। 5 साल पहले अगर कोई मूवी देखी होगी तो उसका भी पता चल जाएगा कि उसने ये किया उसने ये किया। अगर गाना सुना होगा तो नहीं पता होगा, एफएम में हमने 1 साल पहले ये गाना सुना था। ये कंडीशन होती है। इसकी जो 10% और ये 80% ये लर्निंग का परसेंटेज होता है। लर्निंग का परसेंटेज अगर देखो तो ऑडियो का 10%, वीडियो का 10% और दोनों का जब होगा तो वो टोटल 80% होता है। जैसे यहाँ पर हमने बता दिया कि हाँ HCl का इधर जाएगा तो केवल D या R कुछ भी ले लो और यहाँ पर लेगा जाएगा तो B से Cl का इधर अलग लिया जाएगा और इसका अलग लिया जाएगा। तो आपको माइंड में ये क्या है स्कीमा बन जाएगा जिससे पता रहेगा कि सर ने इधर का भी करवाया था इधर का भी करवाया था, वैसे बोला हुआ नहीं। ठीक है बेटा, अब इसके हम देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है। जैसे कि आपका पहले नंबर पे आपका देखो मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है बेटा? जिसमें केवल एक ही परमाणु है। तो हमारे पूरे आवर्त सारणी में कौन सा ऐसा है वर्ग जिसमें केवल एक परमाणु है? हम वहां हाइड्रोजन आइटम नहीं गिनते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल करते हैं। एक एटॉमिक मोनो एटॉमिक केवल आवर्त सारणी में क्या है? नोबेल गैसेस वाले जो केवल एक से यूनिट होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, आपने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जब लोगे तो यहाँ पर तो 2 हो रहे हैं ना, तो आगे पीछे कुछ तो होगा, तो ये डायटॉमिक में आ जाएगा। यहाँ मोनो एटॉमिक मतलब केवल हमें एक ही रिप्रेजेंट करना है, एक से। अगर आप हाइड्रोजन कह रहे हो तो ये हाइड्रोजन अणु नहीं माना जाए, ये तो हाइड्रोजन आइटम है, ये कैसे मूव करेगा इधर? यानी कि आपका मोनो एटॉमिक जो होते हैं नोबेल गैसेस वाले होते हैं और इनका क्या होता है? म्यू 0 होता है। जब म्यू 0 होगा तो इसका मतलब ये कैसे होंगे सब? नॉन पोलर होंगे। म्यू 0 है बेटा, डाइपोल मोमेंट कह लो। तो जितने भी हमारे बेटा मोनो एटॉमिक है ये सब कैसे होंगे फिर? नॉन पोलर होंगे। तो इस बात से हमें ये नहीं करना है कि हमें ज्ञात करना है या नहीं करना है, कुछ नहीं। अगर हमने देख लिया कि 4 ऑप्शन में से अगर मोनो एटॉमिक पूछना है, H2CO2 4 ऑप्शन है, अगर मान लो H2CO, ठीक है, O2 और यहाँ पर मान लो हीलियम, तो हमें डायरेक्ट आंसर कर देना है। नेचर पूछ लिया तो नॉन पोलर है, कर दिया। ये पोलर है, ठीक, इस तरीके से। दूसरा आता है बेटा हमारा डायटॉमिक। डायटॉमिक होते हैं बेटा 2 प्रकार के। एक होते हैं सेम एटम्स, जिसमें होते हैं सेम एटम्स, और दूसरे होते हैं डिफरेंट एटम्स वाले। होते हैं ऐसे, अगर एग्जाम्पल कहो सेम एटम
H2 O2 Cl2 F2 N2, ये क्या है? ये सेम एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स, CO HCl NaCl, तो ये सब क्या है? देखो एटम्स तो दो है, ऑक्सीजन है एक कार्बन है, लेकिन क्या है? दोनों अलग अलग हैं, इसलिए ये डिफरेंट एटम्स, डायटोमिक तो है लेकिन डिफरेंट एटम्स, सेम एटम्स वाले ये एग्जाम्पल्स। कौन सा? तो बेटा अभी तो फिर बीच वाला अभी आएगा, ट्राई एटॉमिक भी तो आएगा। अब मैं एकदम फोर एटॉमिक वाला थोड़ी ना बता दूं, पहले ट्राई पढ़ो, डाई पढ़ो, फिर ट्राई पढ़ो, फिर फोर वाला पढ़ो, सीरियल से पढ़ो। अब कंपाउंड्स तो बहुत हैं, अब H2SO4 अगर करोगे तो उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स आ रहे हैं, तो उसको पॉली एटॉमिक कह देंगे हम। ठीक है, डायटोमिक सेम एटम्स जिसमें होते हैं इन्हें होमो एटॉमिक भी कहते हैं, डिफरेंट एटम हेटेरो एटॉमिक भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया? अब इसमें देखो अगर H और H है तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा, मतलब इधर वाले जितने भी हैं आपके सबका डाइपोल मोमेंट 0। तो जब 0 है तो इसका मतलब ये कौन से होंगे नेचर में? आपके क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्ट यही पूछता है, आए हैं वो क्वेश्चन भी अभी हम करवाएंगे इसके बाद में, कि निम्नलिखित में से कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, या किसमें कितने बॉन्ड्स हैं। कोवालेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ ही लिया है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर आपको पता है ये सब। अब पहले इनके टाइप्स बता दें कि आपको डायरेक्ट एक ही बार में कौन सा है। अगर आप देख लोगे कि मोनोएटॉमिक है तो वो नॉन पोलर है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डायटोमिक है, नॉन पोलर है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो जैसे कि HCl है, इसमें हमारा ध्रुवण होगा क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ हमारा पोल घूमेगा। अब अगर हम ऐसे करेंगे, इधर देखो ये तो H है, ऐसे कर नहीं सकते क्योंकि जितना फोर्स इधर जाएगा उतना फोर्स इधर जाएगा। जितना फोर्स अगर आपका, इसे इस तरीके से समझो जैसे बेटा ये बॉल है, अब आप फिजिक्स के नियम से समझ लो। यहाँ पर मान लो हमने 5 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, तो बॉल इस साइड में जाएगी। अब यहाँ पर भी अगर 5 न्यूटन का बल लगा दिया फिर तो ये तो क्या स्टेबल रहेगी? स्टेबल का मतलब है कोई मूव होगा ही नहीं, मोशन कोई नहीं होगा, अपने पोल पर ये स्थिर है। तो इसीलिए इसका जो है डाइपोल मोमेंट 0 है। इसीलिए जो है डायटोमिक वाले जो होमो एटॉमिक, उनका डाइपोल मोमेंट 0, उनमें कोई पोलर ही नहीं है, इसलिए नॉन पोलर। अब इसमें है बेटा, इसमें इस तरीके से देखो क्लोराइड आयन ज्यादा है। इसको अगर मान लो ये आपकी बॉल है, इस पे हमने 10 न्यूटन का बल लगा दिया और इस पे 5 न्यूटन का बल लगा दिया, तो किस साइड जाएगी बॉल? 10 न्यूटन की तरफ ज्यादा जाएगी। तो इसका मतलब है इसमें पोलराइजेशन होगा। तो इसलिए इसमें क्या है कि डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, कुछ तो होगा, कुछ तो मान आएगा। तो इसलिए इनका नेचर क्या रहेगा? पोलर का रहेगा, मतलब ध्रुवीय रहेगा। ये कंडीशंस है। वहां पर देखो 180 क्वेश्चंस होते हैं, 180 क्वेश्चन 3 घंटे का समय होता है मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होंगे, भाई फिजिक्स हुआ है, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी में चलो पढ़ के लगाओगे, लेकिन पढ़ने में तो समय लगेगा। एक क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके 4 आंसर पढ़ने हैं, फिर उसके साथ में आपको अपने माइंड से देखना भी कौन सा सही है कौन सा नहीं है। वहीं अगर आपका न्यूमेरिकल आ गया तो समय चला गया।
तो हमें क्या करना है, कंपटीशन में टाइम टेकन देखा जाता है कि समय की पाबंदी होती है, तो हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। कोचिंग काहे के लिए करते हैं आप लोग? वैसे थ्योरेटिकल तो बुक से भी पढ़ लोगे, कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आए, कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ जाएगा तो हम एकदम ऐसे ही कर लेंगे, ये होता है। इसे नोट करिए, फिर इसके आगे वाले करवाते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, ये सिंपल है टॉपिक, एक बार में समझ में आ जाएगा। अब हमारा चलेगा आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होगा, आइटम्स की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसमें कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है। इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल हैं और उसमें हमें पता करना है और कैसे करना है वो अब देखो करते हैं। इसके एग्जाम्पल सारे एक साथ लिख लो, फिर आपको बताते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल आपका बेटा CO2, ऑक्सीजन के 2 हो गए, कार्बन के हो गए, CH2, BF2, BeCl2, SO2, CH2, etc, ठीक है। H2 भी है, उसमें भी 3 है। NH3 नहीं आएगा क्योंकि उसमें 4 हो रहे हैं। अब इसमें देखो बेटा, अब हम करते हैं, इसमें सेंट्रल आइटम हमारा, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं CO2 का, ठीक है। CO2 का एग्जाम्पल हमने लिया, सेंट्रल आइटम हमारा कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। सेंट्रल एटम से हमें पोल लगाना है, बेटा इधर देखो, क्या C2H2, ये एथिलीन हो गया, एथीन होगा, एक एथेन, मेथेन, एथीन, ठीक है। CH2, C2H2, एसिटिलीन। इसका एग्जाम्पल अभी मैं समझा दूंगा यही। अच्छा सॉरी, आप कह रहे हो कि ये डायटोमिक क्यों है? CH3 भी नहीं होगा बेटा, 4 हो जाएंगे। हमें केवल 2 लेनी है मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक, जिसमें एटम की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो, 3 हो टोटल, सेंट्रल एटम को भी मिला के और दूसरे भी मिला के, दोनों मिला के, बॉन्डेड वाले, ठीक है। इसमें देखो यहां से अगर हम पोल करें, जितना फोर्स, ठीक है, ये जितनी भी दूरी जो भी है वो ऑक्सीजन की तरफ जा रही है, तो उतनी इधर भी जा रही है। जब इतनी इधर जा रही है, इतनी इधर जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायपोल मूवमेंट 0 होगा, क्योंकि दोनों बराबर
बराबर कर रहे हैं। डाइपोल मोमेंट इज 0, तो ये कौन सा हो जाएगा? नॉन पोलर। इसी बेस पे CH2। लेकिन जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब कंडीशन अलग हो जाएगी। यहाँ पर तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 इस वाले ऑक्सीजन से ले लिया, 2 इस वाले से ले लिया, ऑक्टेट पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए, इस बेस पे है। जैसे SO2 लिया है, H2O इसकी जगह पे H2O कर लो, यहाँ पे ट्राइटॉमिक हो जाएगा, ठीक है। और भी जो भी हो वो भी हो जाएंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। SO2 है। अब इसमें देखो बेटा, यहाँ पर S, S का परमाणु क्रमांक 16, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 इधर से होगा, 2 इधर और 2 ये, जो हमारे क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर जितना डाइपोल मोमेंट इधर आएगा, ठीक है, नेगेटिव की तरफ आता है, इतना इधर आएगा, ठीक। अब इन दोनों का अगर आप देखोगे तो अगर बीच में भी आता है, मान लो यहाँ पर म्यू इक्वल टू μ1 आता है, ठीक है, पहली बात ये क्रॉस हो गया। अगर आप कहते हैं कि क्रॉस नहीं हुआ है, ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका और अच्छे से जब आप क्या करोगे टेट्राटॉमिक BF3, उसमें समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि इसका और इसका दोनों का मिक्स करके μ1 आ गया, और यहाँ लोन पेयर है, जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा होता है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा। जब मूवमेंट ज्यादा होगा तो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। क्यों? इसे इस तरीके समझो, ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, इसका रिपल्सन हाई है, तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं है, और ये पोलर है। 0 नहीं, हाँ 0 नहीं, नॉट इज कंटिन्यू। जिसका 0 होगा वो नॉन पोलर, जिसका 0 नहीं है वो पोलर। H2O का भी आपका O और H ये हो गया, और यहाँ पर भी आपके 2 लोन पेयर हो जाएंगे, फिर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इससे कांटेक्ट, एक इससे कांटेक्ट, हाइड्रोजन से, टोटल 8 हो गए पूरे। लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब यहाँ पर भी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा, तो ये भी हमारा पोलर होगा। तो आप बस इस बेस पे आराम से निकाल सकते हैं। अट्रैक्शन जुड़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तब भी रिपल्सन होगा, तब भी होगा, चाहे माइनस में आए प्लस में आए। नेट नहीं होना चाहिए। नेट का मतलब समझ रहे हो भाई? नेट का मतलब ये होता है, मतलब 2 अगर लगे हुए हैं तो दोनों का इक्वल 0 आए, तो इसका न्यू नेट 0 आया क्योंकि दोनों का बराबर है। ऐसे CH2 का जब आप करोगे तो C S S देखो, लोन पेयर अपने आप में एक लोन पेयर है तो वो ज्यादा, 2 लोन पेयर है तो वो उससे ज्यादा। ये आपका BSEPR थ्योरी जब होगी तो लोन पेयर का जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो उसमें क्लियर होगा। वैसे समझने के लिए आपका जो भी लोन पेयर है, और ये होता है बॉन्ड पेयर, ठीक है, तो बॉन्ड पेयर से ज्यादा स्ट्रांग होता है लोन पेयर। ये ज्यादा रिपेल करता है,
ये तो अपना बॉन्ड बना लेगा, शांत हो जाएगा, लेकिन जो फालतू का पढ़ा लिखा है ना, पड़ा हुआ है जो, वो तो अपना बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, उधर उधर उछल कूद करेगा, कुछ होगा नहीं तो वो रिपेल करेगा। तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसे नोट करिए, फिर आगे क्या करते हैं। इसको क्वेश्चन करवाएंगे। हो गया बेटा, इसे करो। समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से पूछ लेना। आपको नेट डाइपोल मूवमेंट करना है, ठीक है। दोनों का देख लो, दोनों का जीरो आ रहा है, जीरो नहीं है मतलब उसका ध्रुवण अपने आप से हो जाएगा। हो गया बेटा। अब बात करते हैं बेटा पॉलीएटॉमिक की। पॉलीएटॉमिक मतलब आपके 3 से ज्यादा आइटम्स होंगे, ठीक है। जैसे आपका NH3 CH4 BF3 BCl3 SO3 PCl3 CCl4 SI F4, मतलब जितने भी आपके जिसमें ज्यादा है, ठीक है। 3 से ज्यादा पॉली एक साथ कर दिया तो समझ लो ज्यादा वाले आइटम्स हैं, जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स मोर। टेट्रा भी कर सकते हो, जिसमें 4 है तो टेट्रा नाम कर दो, पेंटा। लेकिन डायरेक्ट पॉली जब नाम लगा दिया तो टेट्रा से कोई, हमें केवल आंसर देखना है कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। जैसे ये NH3 है, ठीक है। इसका अगर हम करते हैं, चारों तरफ H हो गया, अब हमारा क्या है कि डाइपोल मूवमेंट जो है नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाता है, नेगेटिव की तरफ जाएगा। इन दोनों का डाइपोल मूवमेंट एक बीच में आ जाएगा या नहीं आएगा, इसे समझो। बी F3 F3, ठीक है। इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन में 5 होते हैं, ठीक है। यहाँ से जब इन दोनों का हम नेट निकालेंगे, दोनों का मिक्स करके,
एक साइड जा रहा है, एक साइड जा रहा है, तो हमारा डाइपोल मोमेंट यहाँ पर निकलेगा, इसका मान लो म्यू। ठीक, इन दोनों का, अभी इसकी बात नहीं हो रही, इसका ऊपर को जाएगा, इन दोनों का मिक्स होके आया ये। अब इन दोनों से कोई मतलब नहीं रहा। अब बात कर रहे हैं हम इसकी और इसकी। ये जब ये है तो ये भी हमारा किधर जाएगा, क्योंकि ये भी तो एफ आएगा और ये ऊपर जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आएगा 0, मतलब नॉन पोलर। ठीक है, इस केस में देखो इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, मतलब म्यू 0। मतलब अगर करेंगे आप इसका म्यू इससे कट क्रॉस हो गया, इसका इससे कट गया, इसका इसका करोगे एक आया, फिर ये कट गया, तो इसका म्यू 0, तो ये भी नॉन पोलर। आपको वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जितने भी आपके टाइप्स हैं, AB टाइप्स, AB2 टाइप्स, AB3 टाइप्स, ठीक है, AB4 टाइप्स, सबका आप डाइपोल मोमेंट इस तरीके से निकाल लो। अमोनिया का होगा नहीं, क्योंकि इसमें ये है जो अभी बताया ही था, तो ये पोलर होगा। ठीक है, चाहे इस तरीके से आप कर लो, हमें केवल डाइपोल मोमेंट शो करना है, कौन सा है कौन सा नहीं, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसलिए इसका रिपल्सन अलग होगा, तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस तरीके से इसमें हमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का भी ध्यान रखना है। लोन पेयर जिसमें आ जाएगा तो वो हमारा डाइपोल मोमेंट उसका पोलर रहेगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का कुछ मान आएगा। अब क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट कर लो एक बार। वैसे डाइपोल मोमेंट का एक फार्मूला और भी होता है, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट चलेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसमें जो आयन होता है, तो आयन का डाइपोल मोमेंट ज्ञात करने के लिए अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग डाइपोल मोमेंट का जब निकालते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो, डाइपोल मोमेंट निकालने का। जिस चैप्टर में जो है हम इस समय वो करवा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड से रिलेटेड वाला है। जब आगे का होगा तो स्पेस का हम आपको एग्जाम्पल अभी यहीं पे बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लो आपका आयरन कितना होता है, त्रिकोणी 26 होता है, 26 आयरन होता है, +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बताओ, पीछे। आप हमें ये बताओ कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सबको आता है, करके बताओ। ये 26 आयरन +2 है, ये हमने एक एटम्स दे दिया, इस पे आयन भी लगा हुआ है। हमें इस पे आप ये बताओ कि कितने आयनित इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी तो पता चलेगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात kरोगे, 1s2 2s2 2p6 करके 4 आ रहा है ना, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। फार्मूला हमारा ये लगा दो, अब इसे रब कर दें। फार्मूला है हमारा n प्लस प्लस नहीं है यहाँ पर, अंडर रूट में है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 और 4 + 2, ये सब अंडर रूट में है, 4 × 6। ठीक है, अगर या तो आप आगे नहीं करना चाहते हैं तो इतना सही है, आगे करना चाहते हैं तो 2 ये हो जाएगा, वो आपका जो भी आंसर हो।
ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक के हैं उसमें ये वाले फार्मूले लगेंगे। जब उनकी प्रॉपर्टीज करोगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, अनुचुंबकीय है या चुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या है, इस तरीके से वो आपका उसमें निकलेगा। आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई से भी आयन का निकाल सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर आएंगे इसके। ये हो गया है तो क्वेश्चन अब हम करते हैं इसके। ठीक है, जो आए हुए हैं 2013 में, 14 में, 21 में, 20 में, 19 में, हर में आए हुए हैं। हो गया बेटा? इधर कर लिया बेटा? क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, H2 is dipolar whereas beryllium chloride is not why? H2 डाइपोलर है, ठीक है? डाइपोलर वेयर एज BF2 इज नॉट बाई, क्यों? यानी कि पोलर का यहाँ, ठीक है? पोलर ये ध्रुवीय है, ठीक है, और BF2 ध्रुवीय नहीं है। हमको ये बताना है क्यों नहीं है। इसके ऑप्शन होंगे, थ्योरेटिकल वाले हैं, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। कैलकुलेट करिए और बताएं हमें, बाकी हम और क्वेश्चन लिख रहे हैं। Which the following has the highest dipole moment? SF4, SiF6, जीनान क्लोराइड और आपका BF3। नोट करिए बेटा, which is the following has the डाइपोल मोमेंट, मतलब किसका डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा, या फिर उसके साथ में आप ये भी बता दोगे कौन सा पोलर है कौन सा पोलर नहीं।
आप लोगों ने सॉल्व किया नहीं किया? किसी ने किया? क्या हुआ बताओ? इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब तो बता सकते हो आप लोग? अभी हमने बताया था कि इसमें लोन पेयर है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट का मान कितना होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और इसमें 0 होगा, इसका मतलब जब 0 है तो ये कौन सी प्रकृति अपनाता है? इसका नेचर कैसा होगा? तो ये नॉन पोलर होगा, ठीक है। क्यों? उसका रीजन ये है, वहां पर आपके ऑप्शन में मान लिखा हुआ होगा अलग अलग थ्योरेटिकल, इसलिए ऑप्शन मैंने नहीं दिया आप लोगों को। और इसमें डाइपोल मोमेंट 0, तो इस बेस से H2O जो है पोलर है और PCl2 नहीं है, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट 0 है। एक और इसके ऊपर 2 लोन पेयर रहेंगे, वो मैंने दर्शाने के लिए बताया था, ठीक है। जब आपको एग्जाम्पल सारे पता है तो आप 1 मिनट से कम समय में ही कर सकते हो। सेकंड वाले में देखो बेटा, है SF4 2 लोन पेयर, SF4 वाले में ये सही है, क्योंकि इसमें जो SI F6 है, जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना इस तरीके से ही तो रहेगा, तो इससे इस वाला कट जाएगा, इससे ये वाला, इसका ये वाला, आमने सामने वाले कट जाएंगे। अगर हम इसमें अगर काटते भी हैं, मान लो 4 अगर हम करते हैं, काटते भी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी तो लोन पे बचेगा, इस वजह से इसमें भी कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीनार अपने आप में पूरा है नोबेल गैसेस के बराबर, तो आमने सामने का एफ कट जाएगा। BF3 का बताया ही था, बेटा ये इस तरीके से आया है, इसका ये फार्मूला होगा, आपको पता होगा फिजिक्स में या वैसे कि हमने ये यहाँ पर क्यों काटा था। अगर अंडर रूट में होता है म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, मतलब इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, ये अगर ए बी कोई कंडीशन होती है तो अंडर रूट में आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये कंडीशन है। जब इस कंडीशन में आप करोगे, यहाँ इनकी जगह पे म्यू करोगे, बी cos थीटा, यहाँ पर इसके एंगल जो आएगा वो 120 डिग्री आएगा। 120 cos 120 का मान होता है -1/2 होगा। अब म्यू से म्यू मान लो, यहाँ पर म्यू दोनों का ए बी का म्यू माना हमने, ठीक है, ए बी का म्यू लिया तो म्यू से म्यू कट गया, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर अगर म्यू1 2 माना तो यहाँ पर म्यू स्क्वायर हो गया, अब वो माइनस का होगा, म्यू स्क्वायर माइनस का होगा। हमने यहाँ पर म्यू प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू और म्यू cos 120 पूरा उसका अगर रहेगा, ठीक है, म्यू नेट इसका माइनस का 1/2 रहेगा, और इसका हो जाएगा आपका म्यू स्क्वायर माइनस का 2 से 2 कट गया, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, अंडर रूट में है ये, अंडर रूट में म्यू स्क्वायर है तो क्या आएगा, म्यू तो आएगा,
तो इसीलिए इसका जो हमने बी, इसका म्यू आ गया और ऊपर वाले का म्यू, तो ये दोनों क्रॉस हो गए। इस बेस पे आया है ये, डायरेक्ट वैसे नहीं, वैसे हल करोगे तो बहुत हो जाएगा। तो आप सिर्फ इतना देखना कि हाँ, इसीलिए कि इस तरीके से आपको काटना है, वहां पर समय कम लगे, हल करते रहोगे तो समय ज्यादा रहेगा। ठीक है।